हेलो स्टूडेंट्स। होप इस क्रिटिकल कंडीशन में भी आप सब अपने घर पे बैठे होंगे, सेफ होंगे, एंड दैट्स द डिमांड ऑफ द टाइम। जितना हो सके घर पे रहिए, स्टे एट होम, स्टे सेफ। वो दिन भी निकल गए, ये दिन भी निकल जाएंगे, बट वन थिंग कि हमारी स्टडीज़ कहीं रुके ना, इसलिए वी आर प्लानिंग फॉर दिस वीडियो लेक्चर्स। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, जो वीडियो लेक्चर है, जो मैं आपको सेंड करने वाला हूँ, बिकॉज टाइम का कुछ आइडिया नहीं है कि कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा, तो आपकी स्टडीज़ कहीं ना इसकी वजह से अफेक्ट ना हो। सो वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, मैं आपको सिलेबस के बारे में बता दूँ कि आपका सिलेबस कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। तो आपकी जो लास्ट ईयर की बुक्स थी वो किसी काम की नहीं है। आप नई बुक्स मार्केट में आई नहीं है फिलहाल, और शायद टाइम लगेगा, बट PDF फॉर्मेट में दे आर अवेलेबल। तो यू कैन जस्ट चेक आउट दैट PDF फॉर्मेट, आपको अगर मिल जाता है तो, अदरवाइज विल सेंड यू। फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक्स की बात करें तो, जैसा कि ओवरऑल सिलेबस पैटर्न अभी भी वही है। पूरा सिलेबस पेपर 1 सेगमेंट 1 सेगमेंट 2 में डिवाइडेड है। जो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपार्टमेंट और बिगेस्ट यू कैन से सेगमेंट ऑफ फिजिक्स, 12th सेगमेंट की मैं बात करूँ तो, एंड दैट पार्ट इज रिलेटेड विद लाइट, एंड द होल चैप्टर is known as wave optics. This is what the topic I'm going to start today. In the old syllabus, the chapter was divided into two parts: wave theory of light, interference and diffraction. But अब का जो नया syllabus है, अब इसमें पूरा लाइट का सेगमेंट और सब कुछ एक जगह पे कंबाइन कर दिया गया है, that is wave optics. In this wave optics, we are going to study different theories related with the light. पूरा चैप्टर अगर मैं बोलूँ तो 4 से 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेगमेंट में वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट थियरीज रिलेटेड विद द लाइट, मतलब लाइट की डिस्कवरी कैसे हुई थी, उसकी प्रॉपर्टीज को कैसे वन बाय वन लोगों ने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था, जो प्रॉपर्टीज हमको दिखाई देती है, बट देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दैट। तो बेसिक एक्सप्लेनेशन अबाउट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पहला सेगमेंट वो होगा आपका, जिसमें हम लोग कुछ ज़्यादा नया इनोवेटिव नहीं पढ़ने वाले हैं। हम सारी वही बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि लाइट का ट्रैवलिंग कैसे होता है, लाइट की वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, लाइट के कलर्स किस पर डिपेंड करते हैं। फिर लाइट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज में आ जाओ तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जो बहुत पहले से लोगों को पता थी कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, ये सारे फेनोमेनस एक्टिविटीज होती कैसे। तो फर्स्ट सेगमेंट में हमको सिर्फ इनके बारे में पढ़ना है। देयर आर टू थ्योरीज रिलेटेड विद दैट, जिसमें से एक है न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, सेकंड इज हॉकिंस वेव थ्योरी। तो वन बाय वन हम ये दोनों थ्योरीज पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को फिर से स्टडी करेंगे, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जो आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। बट इन्हीं थियरीज को, इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम फिर से एक नए तरीके से पढ़ेंगे, एंड दैट इज रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। सेकंड सेगमेंट जो होगा आपका वो होगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट, दैट इज अगेन अ कंप्लीटली न्यू प्रॉपर्टी फॉर यू, जो आपने अपने स्कूल लेवल में नहीं पढ़ी है या 11th तक भी नहीं पढ़ी थी आपने। सो दैट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट, Doppler's effect, which is a very common effect in sound and light waves. The third part आपका होगा interference of light, and the fourth part will be the diffraction of light. So ये चार segments में आपका पूरा का पूरा chapter wave optics divided है. Again, the chapter is very easy but lengthy, और इसमें आपको मेजर चीज़ें आपको सिर्फ थियोरेटिकल मिलेंगी, जहाँ पे कुछ थियरी मैक्सिमम थियरी है, उसके बाद फिर कुछ डेरिवेशंस आल्सो होते हैं, एंड नो डाउट बेस्ड ऑन दैट न्यूमेरिकल्स विल बी देयर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। Again, I'm telling you, this is one of the chapter which has very high weightage in board as well as in NIT and JEE, wave optics. तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, wave optics. As you know, लाइट, आज से अगर मैं न्यूटन के टाइम पे जो 200-250 साल पहले तक की हम बात करें तो अराउंड लाइट दिखाई तो सबको देती थी। सबको, एक कॉमन इलिटरेट आदमी को भी पता है कि अगर आपको विजिबिलिटी चाहिए तो लाइट कंपल्सरी है। लाइट अगर ना हो तो देयर इज नो विजिबिलिटी। बट जैसे हमने माचिस को, एक तीली को एक कमरे में, एक कोने में भी हमने जलाया तो पूरे कमरे में उसकी लाइट दिखाई देती है, पूरे कमरे में आपको विजिबिलिटी दिखाई देती है। दैट मीन्स लाइट ट्रेवल्स, मतलब मैंने आग तो एक कोने में जलाई है लेकिन उसकी वजह से पूरे कमरे में मुझे उजाला दिखाया जा रहा है, दैट मीन्स लाइट ट्रेवल्स।
लाइट ट्रैवल करती है, लाइट के मल्टीपल कलर्स होते हैं। जब किसी सरफेस पर लाइट फॉल होती है तो सरफेस कभी कभी ब्राइट दिखाई देने लगता है, दैट मीन्स लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आती है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको क्रॉस करके लाइट दूसरे साइड में निकल जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये बहुत सारी चीजें थी जो लोगों को लाइट के स्टार्टिंग में से इस लाइट के बारे में पता थी। जब लोग, हम बोल सकते हैं, जब आदमी बंदर की तरह चलता था, दिखता था, उस समय में भी लोगों को पता था कि आग जैसी चीज़ है, आग हम जलाते हैं तो उसकी वजह से हम उजाला हो जाता है। ये सारी चीज़ें लोगों को पता थी, बट लोगों को इसके पीछे के रीजंस नहीं पता थे। एक्टिविटी तो हमको दिखाई देती थी, हम उसको ऑब्जर्व भी कर लेते थे कि यस ऐस ये दिख रहा है, लाइट है, उसमें मल्टीपल कलर्स दिख रहे हैं, लाइट ट्रैवल कर रही है, लाइट की वजह से हमको विजिबिलिटी दिख रही है। बट लोगों को ये नहीं पता था, समझ नहीं पाते थे कि ये सब हो कैसे रहा है, क्या रीज़न है कि लाइट के प्रेजेंस में ही विजिबिलिटी होती है। हमारी आंखें कितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन जब तक लाइट नहीं है तो देयर इज नो विजिबिलिटी, करेक्ट। तो ये बहुत सारी क्वेरीज लोगों के माइंड में चल रही थी। तो जब लोगों के माइंड में क्वेरीज होती हैं तो ऑब्वियसली लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ना कोई इसका जवाब दे। न्यूटन के पहले तक कोई भी प्रॉपर सेटिस्फैक्टरी थ्योरी अबाउट द लाइट नहीं आई थी। न्यूटन भाई साहब काफ़ी फॉर्म में चल रहे थे। जैसे हमारा क्या होता है, अगर मैं एक टीचर एक बच्चे को क्वेश्चन देता है क्लासरूम में, तो सबको सॉल्व करने के लिए सब लोग ट्राई करते हैं ऑब्वियसली। लेकिन जब नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, सर से पूछने से पहले लोग हमारे ग्रुप में जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट हमको नहीं आया तो वो तो बता सकता है। ऐसे तो होता है। ऐसा ही कुछ उस टाइम के लोगों में भी था, जब बहुत सारे लोग डे नाइट रिसर्च कर रहे थे, बट किसी को समझ में नहीं आया, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन न्यूटन से बढ़ा कि ये भाई साहब बता सकते हैं इसके बारे में। जब एक्सपेक्टेशन आपसे लोगों की बढ़ जाती है तो फिर आप पे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना। तो जब लोग बहुत सारी क्वेरीज न्यूटन के सामने ला के रख दी गई तो फिर न्यूटन भी डे नाइट काम पे लग गए। अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इन क्वेरीज को वो प्रॉपरली एक्सप्लेन करके लोगों को समझा सके कि ये सारी चीज़ें कैसे होती है। तो न्यूटन ने एक अपना थ्योरी बनाया। उस थ्योरी के बहुत सारे पॉइंट्स experimental results से, there were few points which are based on just assumptions, मतलब उनका कोई experimental proof नहीं था, these were totally based on assumptions, but no doubt at the same time there were few points which were experimentally proved कि ऐसा ऐसा होता है। तो based on certain experimental parts and certain assumptions he tried to explain all the properties of light which were known at that time। देखते हैं वन बाय वन उसने किस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जो भी पॉइंट्स उसने एक्सप्लेन किए, दैट ओवरऑल हिज थ्योरी इज नोन एज न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। अब ये न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट है क्या, मैं आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ वन बाय वन उसने कैसे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, एंड दैट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। Newton's corpuscular theory of light। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट में जो पॉइंट्स उसने बताया ना, एंड ही ट्राइड टू एक्सप्लेन द पॉइंट्स, नाउ सी वन बाय वन। सबसे जो पहला उसका पॉइंट था, दैट वाज अबाउट द कंस्ट्रक्शन, कि लाइट बनती कैसे है, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट। According to Newton's corpuscular theory of light, he suggested any source of light is made up of collection of large number of particles, and those particles are known as corpuscles। मतलब आपको मैं बोल दूँ तो कुछ ऐसा है, सपोज अगर ये सोर्स ऑफ लाइट है तो ये सोर्स ऑफ लाइट में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एंड दिस पार्टिकल्स, इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर नोन एज corpuscles। अब यही सारे बहुत सारे जब सोर्सेस यहाँ पे एक पॉइंट पे कनेक्ट हो जाते हैं तो दैट मेक्स अ सोर्स ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल इफ आई से कि दिस पेन इज अ सोर्स ऑफ लाइट, तो दिस पेन इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड दोस पार्टिकल्स आर नोन एज कॉर्पसेस। तो जब ये बहुत सारे कॉर्पसेस एक जगह पे कलेक्ट हो जाते हैं तो दैट मेक्स अ सोर्स ऑफ लाइट। दिस वाज हिज assumption, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, दिस वाज कंप्लीटली एन assumption। He suggested the light is made up of collection of particles known as corpuscles। अब ये तो कलेक्शन की बात हो गई। अब एक पार्टिकल कैसा दिखता होगा, मतलब एक कॉर्पस्कल दिखता कैसा है। सी दिस,
In the second point, he suggested कि individual corpuscle की हम बात करें तो these individual corpuscles are supposed to be spherical in shape, rigid in nature, and has negligible mass. अगर एक आप इंडिविजुअल कॉर्पसल की बात कर रहे हो तो एक इंडिविजुअल कॉर्पस का शेप होता है दैट इज स्फेरिकल, नेचर होता है रिजिड। रिजिड मतलब ऐसी बॉडी जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते अंडर एनी अमाउंट ऑफ फोर्स और स्ट्रेस। सो इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर स्फेरिकल इन शेप, रिजिड इन नेचर एंड हैव नेग्लिजिबल मास। नहीं मतलब आपको जीरो मास नहीं लेना बट एक पार्टिकल का मास ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। So, light is made up of large number of particles known as corpuscles. Each corpuscle is supposed to be spherical in shape, rigid in nature, and has negligible mass. ये तो था about the construction. चलो हमने light को create तो कर लिया, source of light create कर लिया, but it was found that कि light travel करती है एक point से दूसरे point तक. Yes, no. उसके पीछे का reason क्या बता? See, that was the third point about the motion of the light. Light चलती कैसे है और this light travels from one point to another point. About that, what was his explanation? You see, these corpuscles are continuously emitted by the source in all the possible directions with maximum velocity. For example, अगर ये source of light है तो from this source of light, these corpuscles are continuously emitted in all the possible direction with maximum velocity. So particles are emitted in all the directions with maximum velocity, whatever it can be, but it was maximum। जितनी ज़्यादा velocity के साथ वो थ्रो कर सकता है particles को थ्रो करता है। मतलब अगर ये source of light है और मैंने इसको ignite किया या on किया तो ये क्या करेगा? It will start emitting light particles in all the possible direction, और जहाँ तक ये particles पहुँचेंगे वहाँ तक light होगी और वहाँ तक visibility दिखाई देगी। That was the reason। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मैं एक माचिस की तीली को जलाता हूँ तो पूरे कमरे में उजाला हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि जैसे ही मैं मैच स्टिक में इग्नाइट करूँगा उससे निकलने वाले पार्टिकल्स जहाँ तक पहुँचेंगे कमरे के जिस पार्ट तक पहुँचेंगे वहाँ तक विजिबिलिटी होगी और वहाँ तक आपको लाइट दिखाई देगी। सो दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड दिस। अबाउट द मोशन सजेस्टेड these light particles are continuously emitted by the source in all the possible direction and with maximum velocity. That is the reason light travels from one point to another point. ठीक है, चलो वो भी मान लिया। बट अगर लाइट ट्रैवल करती है तो लोगों ने ये देखा कि किसी मीडियम में लाइट बहुत फास्ट चलती है, किसी मीडियम में बहुत स्लो चलती है। दैट मीन्स लाइट हैज डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट मीडियम। ये कैसे होता है? व्हाई इट हैज डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट मीडियम? अबाउट दैट व्हाट वाज हिज एक्सप्लेनेशन कि वेलोसिटी ऑफ लाइट का जो डिपेंडेंसी होता है कम या ज़्यादा, वो लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। लाइट को विथ रिस्पेक्ट टू सॉरी मीडियम को विथ रिस्पेक्ट टू द लाइट आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर। एंड व्हाट वाज हिज एक्सप्लेनेशन कि डिपेंडिंग ऑन द रेयरर और डेंसर वेलोसिटी ऑफ लाइट is more in denser medium compared to rarer. VD stands for velocity of light in denser, VR stands for velocity of light in rarer. So as per Newton's corpuscular theory of light, light travels faster in denser medium compared to rarer medium. मतलब ये प्रॉपर्टी लाइट की नहीं है, लाइट प्रॉपर्टी है मीडियम की। जिस मीडियम में लाइट एंटर करती है अकॉर्डिंगली उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाती है। तो मीडियम अफेक्ट्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट। So finally conclusion was कि velocity of light is more in denser compared to rarer। चलो ये भी मान लिया लाइट ट्रैवल करती है विद डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज। बट एक चीज़ और, अगर लाइट है उसकी वेलोसिटी है तो डेफिनेट डायरेक्शन भी होगा कि लाइट ट्रैवल कैसे करती है। अब लाइट ट्रैवल करने के पीछे का जो रीज़न था उसने बताया, मतलब डायरेक्शन की बात करूँ चलो मान लो ये पार्टिकल है, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट है, इसमें से पार्टिकल निकलने वाला है और पार्टिकल जहाँ तक ट्रैवल करेगा वहाँ तक लाइट जाएगी। अगर मैं किसी चीज़ को अगर ऐसे थ्रो करूँ तो नॉर्मली क्या होता है, पार्टिकल विल फॉलो दिस काइंड ऑफ पाथ, इट विल ट्रैवल फॉर द सर्टेन टाइम और धीरे धीरे वो जमीन की तरफ गिर जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर पार्टिकल, लाइट भी पार्टिकल है तो उसके साथ भी तो ऐसे होना चाहिए ना। अगर सोर्स ऑफ लाइट पार्टिकल्स को थ्रो कर रहा है तो पार्टिकल शुड फॉलो दिस पैराबोलिक पाथ और फिर ग्राउंड पे गिर जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। He suggested light travels in the form of straight line, मतलब सीधा जैसे आपने डायरेक्शन में थ्रो किया लाइट उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूस चलता रहेगा। क्यों? सिंपल है,
देखो, हम किसी चीज को थ्रो करते हैं तो वो नीचे क्यों गिरती है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। और ग्रेविटेशनल पुल किस पे डिपेंड करता है? मास पे। बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उस पे ग्रेविटेशनल पुल उतना ही ज्यादा होगा। नाउ these आर द पार्टिकल्स विथ नेग्लेजिबल मास। अगर मास ही नेग्लेजिबल है तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल पुल भी नेग्लेजिबल होगा। फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर, इट इज थ्रोन विथ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये दो रीजन है। अगर मैं किसी चीज को थ्रो कर रहा हूँ मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ में और उस पर ग्रेविटेशनल पुल ना के बराबर है, तो डेफिनेटली द पार्टिकल विल कंटिन्यू टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड दैट इज द रीजन he suggested light travels in the form of straight line. Light travels in the form of straight line, and this property of light, that it travels in the form of a straight line, is known as rectilinear propagation. This property of light is known as rectilinear propagation. So light travels in the form of straight line, और उसने बहुत सक्सेसफुली इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके लोगों को दिखाया भी कि ऐसे दिस इज द लाइट एंड दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्कूल लेवल पे आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे। लाइक एक टेबल पे, हॉरिजॉन्टल टेबल पे मल्टीपल कार्डबोर्ड्स रख दो, उन सारे कार्डबोर्ड्स पे एक सेम लेवल पे होल कर दो, कार्डबोर्ड के एक तरफ आप सोर्स ऑफ लाइट रख दो और मल्टीपल कार्डबोर्ड्स के दूसरी तरफ से आप उन होल्स के थ्रू लाइट को देखने की कोशिश करो। वेरी सिंपल है। अगर लाइट, अगर that light and all holes and the observer are in a straight line, so we can see that light through those holes, and that is the confirmatory test for the property of light. Light travels in the form of straight line. This was the point. ठीक है, चलो ये भी हो गया कि light has different velocity, light travels in the form of straight line। पर लोगों को ये भी पता था कि लाइट में मल्टीपल कलर्स होते हैं। कभी लाइट येलोइश दिखती है, कभी ब्लूइश दिखती है, कभी रेड दिखता है, कभी ऑरेंज कलर की लाइट दिखती है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? According to Newton's corpuscular theory of light, this color depends on size of corpuscle. Color depends on size of corpuscle. मतलब जैसे जैसे कॉर्पसल्स की साइज चेंज होती है वैसे उसका कलर चेंज होता है। अब कौन बड़े साइज में क्या कलर होता है, छोटे साइज में क्या कलर होता है, दैट डज नॉट डू नॉट बॉदर अबाउट दैट वन, कि वो सब आपको याद नहीं रखना है। बट हिज एक्सप्लेनेशन वाज कि अगर पार्टिकल का साइज चेंज होता है तो लाइट का कलर भी चेंज होता है। मतलब सिंपल टर्म्स में बोलते हैं तो लाइट का कलर डिपेंड करता है पार्टिकल की साइज पे, कॉर्पसल्स की साइज पे। साइज वैरीज, सो कलर चेंजेस। दिस वाज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन, बट इसके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। दिस वाज कंप्लीटली एन अजम्पशन। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेंसेशन ऑफ विजन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हमको पता चलता है कि यस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ लाइट। अबाउट द सेंसेशन ऑफ विजन, इसका एक्सप्लेनेशन कैसा था? व्हाट इज सजेस्टेड, देखो लाइट के प्रेजेंस में हमको विजिबिलिटी होती है, लाइट के एब्सेंस में विजिबिलिटी नहीं होती। उसका रीजन है कि हमारी आंखों के अंदर देयर इज वन लेयर व्हिच इज कॉल्ड रेटिना, व्हिच इज लाइट सेंसिटिव लेयर। तो जब हमने हमारे आंखों के सामने कोई सोर्स ऑफ लाइट होता है और वो पार्टिकल्स को एमिट करता है तो दिस पार्टिकल्स फॉल ऑन द रेटिना, और जब ये पार्टिकल्स आपके रेटिना पे फॉल होते हैं दैट टाइम वी गेट सेंसेशन ऑफ विजन। मतलब इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हमको विजिबिलिटी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि पार्टिकल्स हमारी रेटिना पे फॉल होते हैं, और जैसे पार्टिकल्स रेटिना पे फॉल होते हैं तो देन वी हैव विजिबिलिटी। जब तक ये पार्टिकल्स रेटिना पे फॉल नहीं होते तब तक आपको किसी भी टाइप की कोई भी विजिबिलिटी नहीं होती है। सो फॉर द विजिबिलिटी कंपल्सरी चीज क्या है? falling of these particles on the retina. The moment these particles fall on the retina, we get sensation of vision. That is the simplest explanation. So that was about the sensation of vision. उसके बाद जैसे मैंने बताया बहुत कुछ कॉमन से प्रॉपर्टीज थी, लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। न्यूटन ने भी देखा कि बहुत सारी सरफेसेस ऐसे होते हैं जिस पे लाइट फॉल होती है और वहीं से रिटर्न आ जाती है। और वैसे भी ऑब्जेक्ट्स आपको कब दिखाई देते हैं? जब लाइट इस पे फॉल होके रिफ्लेक्ट होके आपके रेटिना पे गिरती है तब आपको सरफेस दिखाई देता है या ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अब इसने रिफ्लेक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया? About the reflection, what is suggested is, see, there are certain type of surfaces जिस पे लाइट जब फॉल होती है तो this surfaces exert force of repulsion to this corpuscles. For example, जैसे मैं बात करूँ एक surface है, अगर लाइट पार्टिकल्स इस surface पे फॉल होते हैं तो this surface exert force of repulsion on those corpuscles, and as a result particles takes a bounce back in the same medium.
and this phenomenon is known as reflection of light. Hope you understood. That means reflection is not the property of light. ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस पे. देयर आर few surfaces which exert force of repulsion on these corpuscles, and as a result the light particles bounce back in the same medium, and this results into reflection of light. Similarly, there is another property that is called refraction of light. Refraction of light में क्या होता है? There are few surfaces which exert force of attraction. जैसे ये surface है, अगर लाइट पार्टिकल सरफेस पे फॉल होते हैं तो ये सरफेसेस क्या करते हैं, उन कॉर्पस्कल्स को अट्रैक्ट करते हैं. इंस्टेड ऑफ रिपेलिंग देम दे एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो एज अ रिजल्ट द पार्टिकल्स विल एंटर इनटू द मीडियम एंड दे विल डेविएट फ्रॉम इट्स नॉर्मल पाथ, एंड दैट इज व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. So this is how Newton tried to explain the various properties of light which were known at that time. अगेन आई एम टेलिंग यू कि कुछ इसमें से एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस थे, कुछ इसमें से असम्पशंस थे, बट एनी हाउ क्योंकि उसमें लोगों को कुछ भी नहीं पता था कि लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में, तो उसने कोशिश तो एटलीस्ट की बेस्ड ऑन असम्पशंस, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कि लोगों को वो डाउट्स को क्लियर कर सके, और काफ़ी हद तक ही वाज सक्सेसफुल कि जो लोगों के मन में क्वेरीज थी उसने उसको क्लियर किया. अब मैं फिर से एक बार ब्रीफ में आपको बताता हूँ व्हाट इज न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट. अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को कलेक्टिवली एक पेज पे लिख दूं तो दैट मेक्स अ थ्योरी, एंड दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट. अब देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट क्या है. सबसे पहला पॉइंट अबाउट द कंस्ट्रक्शन. व्हाट इज जस्ट अबाउट द कंस्ट्रक्शन कि कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है तो दिस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स आर नोन एज कॉर्पस्कल्स. बहुत सारे पार्टिकल्स एक जगह पे जमा हो गए तो दैट मेक्स अ सोर्स ऑफ लाइट. फाइन. चलो एक इंडिविजुअल कॉर्पस्कल की बात करें तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर स्फेरिकल इन शेप, मतलब शेप वाइज दे आर स्फेरिकल, रिजिड इन नेचर, दैट मींस वी कैन नॉट मेक एनी चेंज इन द साइज और शेप ऑफ द बॉडी. देन दे हैव नेग्लिजिबल मास, ऑलमोस्ट जीरो मास होता है बट जीरो नहीं होता है, दे आर नेग्लिजिबल मास. ये तो हो गया अबाउट द कंस्ट्रक्शन. फिर लाइट ट्रैवल कैसे करती है, लाइट मूव कैसे करती है. The reason behind that was he suggested that these particles are continuously emitted by the source in all the possible direction, and as a result light move from one point to another point. That means light travel from one point to another point. अब लाइट ट्रैवल करती है तो उसका डायरेक्शन भी होगा, उसकी वेलोसिटी भी होगी, सब कुछ उसने एक्सप्लेन किया. About the direction, what he suggested is because the particles are thrown with a very high velocity, with maximum velocity and negligible mass. So because of two reasons, negligible mass and maximum velocity, they continue to travel in the straight line direction, and that property is known as rectilinear propagation. So corpuscles travels in a straight line, and that property is known as rectilinear propagation, and hence we can say light also travels in the form of a straight line. ये तो हो गया डायरेक्शन. Then about the velocity. About the velocity, he suggested light is having more velocity in denser medium compared to rarer. मतलब ये लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी है मीडियम की. अगर मीडियम डेंसर होगा तो वहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी, मीडियम रेयर होगा तो वहाँ पे स्पीड कम होगी. अब ये रेयर और डेंसर क्या होता है ये ऑलरेडी आप 11th में पढ़ चुके हो, वो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा. देन लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्लियर कर दिया. देन फाइंड व्हाट द कलर. अबाउट द कलर ही सजेस्टेड कि लाइट का कलर डिफरेंट डिफरेंट क्यों होता है, बिकॉज लाइट पार्टिकल्स हैव डिफरेंट डिफरेंट साइजेस. पार्टिकल का साइज चेंज हुआ, कलर विल चेंज. Then about the sensation of vision, what is suggested कि when light particles fall on the retina, that time we get sensation of vision. Retina क्या होता है? The retina is a light sensitive layer in our eye. So अगर जब तक आपकी particles आपके retina में fall नहीं होते तब तक there is no question of vision. About the reflection, what is suggested? There are few surfaces which exert force of repulsion on these corpuscles. और जैसे ही corpuscles पे reflective force generate होता है, what happens? Light particles bounce back in the same medium, and that is what the property known as reflection of light. उसी तरह से कुछ ऐसे surfaces होते हैं जो particles पे attractive force exert करते हैं. As a result, particles enter into the second medium and they deviate from the normal path, and that makes the property refraction of light. So ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो लोगों को उसमें पता थी, लोगों के माइंड में थी कि ऐसा ऐसा होता है, बट उनके पास कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था. तो न्यूटन ट्राइड टू एक्सप्लेन these properties, and this is known as Newton's corpuscular theory of light. Okay, but as you know, कोई भी theory फुल प्रूफ नहीं होती है, और ये तो बहुत पुरानी theory है, तो डेफिनेटली इसमें कुछ लूप होल्स थे
बट मैं लूप होल्स पे आऊँ उसके पहले जस्ट कॉपी दिस पॉइंट्स एज इट इज इन ब्रीफ, जस्ट ट्राई दिस। ओ, आपने लिख लिया होगा तक। अब ये तो इसके प्लस पॉइंट्स, जैसे मैंने बताया हर थ्योरी के कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं, कुछ लूप होल्स भी होते हैं। सो ऑब्वियसली न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट में भी थे। अब आज डिस्कस करते हैं थ्योरी पॉइंट्स में लूप क्या थे, मतलब रॉन्ग क्या था इसमें, जो पॉइंट्स हम हजम नहीं कर सकते बहुत आसानी से। न्यूटन ने तो एक्सप्लेन करने की कोशिश की, क्योंकि लोगों को उसको पता था, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं पता है, तो जो मैं बताऊंगा वो मान लेंगे। लोगों ने मान भी लिया, लेकिन एज यू नो कि हर कोई बेवकूफ़ नहीं होता है, या डिस्कवरीज डे बाय डे चलती रहती हैं। लोगों ने उसकी थ्योरी को भी स्टडी किया, रिव्यू किया कुछ लोगों ने, फिर कुछ क्वेश्चंस लोगों के माइंड में आए फिर से, यार न्यूटन भाई साहब ने तो ऐसा बोल दिया था कि ऐसा ऐसा होता है, बट क्या रियली ऐसा होता है या रियली ऐसा पॉसिबल है? देखते हैं। देखो आज की डेट में आप इसके थ्योरी से काफ़ी एडवांस नॉलेज आप ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपको सोचना हो कि इस पॉइंट्स के एक्सप्लेनेशन में कहाँ कहाँ पे लूप होल्स है, तो शायद आप भी कुछ लूप होल्स निकालो, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज और द नॉलेज व्हाट यू हैव टिल डेट। अब मैं बताता हूँ आपको वन बाय वन कि न्यूटन की थ्योरी में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे था। उसका एक्सप्लेनेशन तो काफ़ी हद तक करेक्ट था, बट उसके एक्सप्लेनेशन में भी हम कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे जहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, और लोगों ने वही किया। उसकी थ्योरी को स्टडी करने के बाद लोगों ने कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो लोगों को हजम नहीं हो रहे थे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, तो उन्होंने उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब जब वो क्वेश्चन मार्क लगा के न्यूटन के पास रखा गया वापस से, तो न्यूटन बेचारा परेशान, उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था इन थ्योरी का कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। चलो, और उस थ्योरी के उस क्वेश्चन मार्क का जब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, तो थ्योरी वाज फाइनली रिजेक्टेड और उसके बाद एक नई थ्योरी आई। बट पहले देखते हैं कि उसमें पॉइंट्स क्या क्या थे, वन बाय वन। देखो सबसे पहला ड्रॉबैक मैं बताऊं अगर, तो इसकी थ्योरी का सबसे पहला ड्रॉबैक था अबाउट द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन वाइज उसने क्या बोला था, इफ लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल। चलो भाई मान लिया ऐसा होता होगा, पहला पॉइंट। मैं ड्रॉबैक की बात कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट में न्यूटन ने बोला था कि लाइट इज अ सोर्स ऑफ सोर्स, एनी सोर्स ऑफ लाइट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हिच आर कंटीन्यूअसली एमिटेड इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। अगर रियल में ऐसा होता है तो मान लो ये एक स्ट्रक्चर है व्हिच इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉर्पसल्स, और यहाँ से कॉर्पसल्स डे बाय डे निकल रहे हैं। तो हुआ क्या एग्जैक्टली, जैसे जैसे मैं सोर्स ऑफ लाइट को यूज करूंगा डे बाय डे, तो यहाँ से पार्टिकल्स निकलते आएंगे, एंड पार्टिकल्स विल डिक्रीज डे बाय डे, डिक्रीज होते आएंगे, तो मास कम होगा, मास कम होगा तो साइज कम होगा, साइज कम होगा तो एक ऐसा टाइम आएगा कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम देयर वोंट बी एग्जिस्टेंस ऑफ द सोर्स, इजंट इट? अगर कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, इसमें से कंटिन्यूसली मास का लॉस होते जाएगा, तो डेफिनेटली मास, इसका साइज कम होता जाएगा, मास कम होता जाएगा, और एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद देयर वोंट बी एनी एग्जिस्टेंस ऑफ दिस सोर्स। इन इस प्रॉपर्टी को वी कैन अप्लाई टू सर्टेन स्पेस। जैसे कि मान लो मैंने कहीं कमरे में एक कोने में एक तेल का दिया जलाया है या कैंडल जलाया है, तो ये सारी चीज़ें तो धीरे धीरे खत्म होती हैं, करेक्ट। बट अगर मैं आज की मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से कोई बल्ब है या लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है, ट्यूब लाइट है, इनको मैं ऑन करूँ तो इनका साइज धीरे धीरे कम होता है क्या? नहीं ना। तो व्हाट हैपेंस, ये थ्योरी हर जगह तो अप्लीकेबल नहीं हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट था अबाउट द कंस्ट्रक्शन, दिस वाज द बिगेस्ट ड्रॉबैक इन हिज थ्योरी। If light is made up of particles, to day by day number of particles will decrease and there won't be any existence of the source. जब ये क्वेश्चन न्यूटन के सामने रखा गया तो देयर वाज नो आंसर फॉर दिस वन। फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट, में he suggested कि light की velocity is more in denser compared to rarer, but later on through the certain experiments, scientists of performed this experiment we performed किया, and he experimentally proved the velocity of light is more in rarer compared to denser. इसकी थ्योरी के हिसाब से उल्टा था, velocity of light is more in denser compared to rarer.
सो बट एग्जैक्टली उल्टा था यहाँ पे, वेलोसिटी इज मोर इन रेयर मीडियम कंपेयर टू डेंसर मीडियम। थर्ड पॉइंट, इसकी थ्योरी के हिसाब से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो अलग अलग एक्टिविटीज है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर द टू डिफरेंट एक्टिविटीज। मतलब एट अ टाइम या तो सिर्फ रिफ्लेक्शन हो सकता है या एट अ टाइम या तो सिर्फ रिफ्रैक्शन हो सकता है। रीजन, क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के पीछे का लॉजिक क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो दो सर्फेसेस के बीच में या तो सिर्फ अट्रैक्शन होगा या तो सिर्फ रिपल्शन होगा। मतलब एट अ टाइम या तो सिर्फ अट्रैक्शन होगा या तो सिर्फ रिपल्शन होगा या तो सिर्फ रिफ्रैक्शन होगा। बट एक्चुअल प्रैक्टिस में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर द साइमल्टेनियस phenomenon. Reflection and refraction are the simultaneous phenomenon, and this was not explained by Newton. And this theory finally failed to explain reflection and refraction are the simultaneous phenomenon. And the fourth and the most important drawback of this one, कुछ और भी प्रॉपर्टीज थी जो उसमें लोगों को पता थी, लाइक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले बाद में। व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लाइट आपस में मिलती है और एक रिजल्टेंट वेव बनाती है। लाइक दो अलग अलग कलर की लाइट को मैं एक पॉइंट पे फॉल करूँ तो मुझे एक थर्ड कलर जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। जबकि पार्टिकल फॉर्म में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं दो अलग अलग पार्टिकल्स को एग्जाम रख दूँ तो दोनों मिलकर मुझे थर्ड कलर जनरेट करके दिखाएंगे। मतलब दिस वाज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और इस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को न्यूटन वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। तो बिकॉज ऑफ दिस फोर मेजर ड्रॉबैक द थ्योरी वाज रिजेक्टेड। मैं एक बार फिर से ब्रीफ में बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन, कि अगर लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स आर डे बाय डे एमिटेड, तो एक आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम there won't be any existence of the source. That was first drawback. Second, through the Foucault's experiment, it was found that velocity of light is more in rare compared to denser, but Newton suggested exactly ulta. And third point, reflection and refraction are the simultaneous phenomenon which was not explained by Newton. And the last point, this theory was unable to explain interference of light. So these were the few drawbacks of this theory. So finally the theory was rejected. इसके बाद next आई Huygens wave theory of light, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना है, जस्ट नोट डाउन द पॉइंट्स, ओके। बाकी थे नेक्स्ट सेशन में